रोहित बहुत दिनों के बाद अपनी बुआ से मिलने गया तो उसने देखा कि उसकी बुआ पूनम बहुत ही उदास है। बुआ को उदास देखकर रोहित को बहुत हैरानी हुई। अपनी सौतेली बेटी की शादी के बाद तो बुआ को बहुत ही खुश हो जाना चाहिए था। कहती थी कि एक बार बस इस बोझ को अपने सर से उतार दूं तो गंगा नहा लूंगी। पर अब क्या हुआ? दरअसल पूनम अपने पति की दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद ससुराल आते ही पूनम ने अपने पति अविनाश को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया था। जैसे तैसे अविनाश को पट्टी पढ़ाकर अपनी सौतेली बेटी अनिका को, जो कि बस 6 साल की थी, उसको उसके नाना नानी के पास भेज दिया था। अनिका के जाने से अविनाश बहुत उदास हो गया था, पर धीरे धीरे नई पत्नी के प्यार में वह ऐसे डूबा कि अपनी बेटी को भूल गया। पूनम उस बोझ को घर से बाहर निकालकर बहुत खुश थी। किसी भी त्योहार पर भी पूनम अनिका को घर नहीं लाने देती थी। धीरे धीरे पूनम 2 बेटों की माँ बन गई। पूनम अविनाश को सारा समय बेटों में ही उलझा कर रखती। उसे कभी भी अपनी बेटी अनिका की याद नहीं आने देती। अनिका बहुत ही होशियार लड़की थी। नाना नानी के घर में बड़ी हो रही थी। घर के सारे कामों में निपुण थी। एक दिन नाना जी की मृत्यु हो गई। तब उसके मामा उसे वापस अपने पिता के घर छोड़ गए। उस दिन पूनम फिर से बेचैन हो उठी। पूनम ने बेमन से अनिका को घर में रख लिया। सच कहते हैं कि माँ के मरते ही पिता का साया भी सर से उठ जाता है। अविनाश ने भी अपनी बेटी के आने की कोई खुशी नहीं दिखाई और उसके दोनों भाई भी अनिका को पसंद नहीं करते थे। पूनम ने अविनाश से कहा, इसके मामा खुद इसे यहाँ छोड़ गए हैं या आपने इसे यहाँ बुलाया है? अविनाश ने धीमे से कहा, मामा ही उसके यहाँ छोड़ गए हैं। अब इसके नाना नहीं रहे तो मामा उसे क्यों अपने घर रखेंगे? अब से अनिका यहीं रहेगी और इसमें खराबी भी क्या है? तुम्हें भी घर के कामों में मदद मिल जाया करेगी। पूनम ने गुस्से से कहा, अरे तुम्हें घर के कामों की पड़ी है? यह नहीं सोचा तुमने इसके शादी ब्याह का खर्च कौन उठाएगा? उसके बाद जब भी पूनम किसी भी रिश्तेदार से मिलती तो यही कहती कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो अनिका के लिए बताना, जो बिना दहेज के उसे शादी कर ले। यह बोझ बस किसी तरह इस घर से जाए तो शांति मिले। यह बात उसने रोहित से भी कई बार कही थी। रोहित ने उसके एक दोस्त के कजिन हर्षित के बारे में अपनी बुआ पूनम को बताया, जो बिना दहेज के शादी करने को तैयार था। जल्दबाजी में रिश्ता तय भी हो गया और पूनम ने अनिका की शादी हर्षित से कर दी। पर अब भी पूनम परेशान सी थी। पूनम को परेशान देख रोहित ने पूछा, क्या हुआ है? बहुत परेशान हो? पूनम ने कहा, अनिका वापस ससुराल से आ गई है। मुझे नहीं पता था। शादी के बाद ससुराल वाले उसे पागल कहकर यहाँ छोड़ जाएंगे। बोल रहे हैं कि पागल से हमारे बेटे की शादी कर दी। खुद ही रखो इस पागल को अपने घर। जल्द ही तलाक के कागज भी भेज देंगे। यह सुन रोहित ने हैरानी से कहा, क्या? पूनम ने रोहित से कहा, तू जरा उस हर्षित से बात करना, आखिर क्या बात हो गई? फिर पूनम ने अनिका को आवाज़ दी और चाय लाने को कहा। कुछ देर में अनिका सर झुकाकर चाय लेकर आ गई। रोहित ने बड़े ही गौर से अनिका को देखा। उसे उसमें पागल जैसा कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिया। रोहित सोचने लगा, अनिका कितनी निपुण है, कितने अच्छे से घर के सारे काम संभाल लेती है, बुआ की हर बात को मान लेती है सर झुकाकर, तो पागल कैसे हो सकती है? रिश्ता तो रोहित ने ही करवाया था, तो उसके दिमाग में खलबली मचने लगी। वह अनिका के पति हर्षित से मिलने गया। हर्षित रोहित को देखकर भड़क गया और बोला, कैसी पागल लड़की को तूने मेरे पल्ले बांध दिया? किस जन्म का तूने मुझसे बदला लिया? रोहित ने कहा, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो बहुत ही अच्छी है। हर्षित ने कहा, जानते हो, सुहागरात के दिन जब मैंने उसे छुआ तो वह पागल जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। पूरे 1 महीने वह इस घर में रही। उसने मुझे खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसे मैं क्या यहाँ सिर्फ सजाने के लिए लाया था? और मेरे भी कुछ अरमान थे, पागल कहीं की। रोहित ने हैरानी से कहा, क्या? हाथ तक नहीं लगाने दिया? जरूर कोई ना कोई बात होगी, वह पागल नहीं है। हर्षित ने कहा, जल्द ही तलाक ले लूँगा मैं उससे। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, वह पागल है या नहीं। रोहित ने कहा, यार शादी कोई खेल नहीं है, यह बात सही नहीं है। हर्षित ने चिढ़कर कहा, बर्फ की तरह ठंडी है वह लड़की, उसमें ना तो कोई इच्छा है ना ही कोई उत्साह। उसने नज़र उठाकर भी एक बार मेरी तरफ नहीं देखा सुहागरात पर। रोहित ने हर्षित को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने एक नहीं सुनी। रोहित को बहुत ही बुरा लगा। जल्द ही हर्षित और अनिका के तलाक का प्रोसेस शुरू हो गया। पूनम का कहर अनिका पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और अविनाश
चुपचाप सब देख रहा था। रोहित को अनिका की हालत पर बहुत ही तरस आता था। उसका मन करता कुछ न कुछ अनिका के लिए करे, पर क्या करे कुछ समझ नहीं आता। रोहित ने अनिका से बात करने की कोशिश की, पर कभी भी उससे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला। एक दिन पूनम से रोहित को पता चला कि अनिका ने एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर ली है, पर उसके इस फैसले से पूनम बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अब घर के काम सारे पूनम के सर पर आ गए थे। एक दिन रोहित बाइक से ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। उसने देखा अनिका बस स्टॉप पर खड़ी है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कब से इस मौके की तलाश में था। उसने बाइक रोकी और अनिका से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पहले तो अनिका ने इनकार किया, फिर रोहित के बार बार कहने पर बाइक पर बैठ गई। कुछ दूर गए ही थे कि बहुत जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर रोहित ने अपनी बाइक एक चाय की दुकान पर रोक दी। पूरे समय अनिका चुप ही रही। कुछ देर बाद अनिका को रोहित ने घर छोड़ दिया। जब दोनों घर पहुंचे तो पूनम ने बड़े ही गुस्से से रोहित और अनिका को देखा। अगले दिन फिर रोहित वापस उसी समय वहां से गुजरा और अनिका को अपनी बाइक पर बिठा लिया। दोनों फिर घर आ गए। आज पूनम का मूड दोनों को साथ देख फिर खराब हो गया। तीसरे दिन पूनम अपने भाई यानी रोहित के पिता से मिलने गई और उन्हें समझाने लगी कि जल्दी से जल्दी हमें रोहित की शादी कर देनी चाहिए, और अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की तस्वीर भी दे आई। उसके बाद रोहित के माँ पिताजी शादी के लिए रोहित के पीछे ही पड़ गए। उसका परिवार उस लड़की से मिल भी आया, पर रोहित बड़े ही कश्मकश में था। कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक दिन रोहित अपनी बुआ के घर गया तो उसने अपनी बुआ को अनिका पर चिल्लाते देखा। वो कह रही थी, यही लक्षण वहाँ ससुराल में भी दिखाए होंगे तूने, तभी तुझे वह यहाँ छोड़ गए। अब तेरी उम्र इन गुड्डे गुड़ियों से खेलने की है क्या? और गुड्डे गुड़ियों को अनिका के हाथ से छीनकर फेंक दिए, जो रोहित के पैरों में आकर गिरे। तब दौड़ती हुई अनिका आई और आंखों में एक अजीब सा भाव लिए उसने उन गुड्डे गुड़ियों को उठा लिया। रोहित हैरान सा सब खड़ा देख रहा था। अनिका ने रोते हुए कहा, इन्हें मत फेंको माँ। पूनम ने कहा, खबरदार पागल कहीं की, जो तूने मुझे माँ कहा। और पूनम ने फिर से उसके हाथ से उन गुड्डे गुड़ियों को छीनकर सड़क पर फेंक दिए। तभी उन पर से एक कार तेज गति से गुजर गई और वे दोनों टूट गए। इन टूटे हुए खिलौनों को देख अनिका चक्कर खाकर गिर पड़ी। जैसे तैसे रोहित ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। तब पूनम ने कहा, रोहित चल तू बाहर, कमरे में पड़े रहने दे उसे। पूनम नहीं चाहती थी कि रोहित अनिका के करीब जाए। अगले दिन रोहित ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और चुपके से जैसे तैसे समझा बुझाकर अनिका को मनोचिकित्सक के पास ले गया। उन्होंने उससे 2 घंटे बात की और इस तरह अनिका का पूरा जीवन और उसके कड़वे अनुभव रोहित के सामने एक किताब की तरह खुल गए। जब अनिका डॉक्टर के केबिन से बाहर आई तो उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। रोहित ने अनिका के माथे को बड़े ही प्यार से सहलाया तो वह फिर से रो पड़ी। अनिका अब रोहित पर विश्वास करने लगी थी। फिर रोहित उसे खाना खिलाने एक अच्छे से होटल में ले गया। अपने सामने बिठाकर उसे खाना खिलाया। वह एक छोटी सी बच्ची की तरह रोहित की बातें मान रही थी। रोहित ने कहा, कल मैं शाम को घर आऊँगा और सबको बताऊँगा कि डॉक्टर ने क्या कहा, और यह बात तुम बुआ से बिल्कुल भी मत कहना कि तुम मेरे साथ थी। अभी तुम घर जाओ, ठीक है? अनिका ने चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाई और घर चली गई। दूसरे दिन रोहित फिर डॉक्टर से मिला। उसने अनिका के बारे में सब कुछ जाना कि कैसे अनिका ने बचपन से जवानी तक बहुत दुख और उपेक्षा झेली है। नानी के घर मामी ने भी उस पर बहुत ही जुल्म किया और अपने घर में सौतेली माँ ने। उसे अपने पिता से उम्मीद थी कि वह उसका साथ देंगे, पर उन्होंने भी उसे बीच मझधार में छोड़ दिया, जिस वजह से वह सामान्य रूप से बड़ी नहीं हो पाई। उसे पति के प्रेम से ज़्यादा पिता के प्रेम और स्पर्श की चाहत थी, इसलिए पति ने उसे छूना चाहा तो वह चिल्ला उठी। वह गुड्डे गुड़िया भी बचपन में उसे उसके पिता ने ला कर दी थी, जिनके टूटने पर अनिका बेहोश हो गई थी। बचपन के कोमल मन की इच्छाएं परिपक्वता पर हावी हो रही थी। हृदय की भूख और उम्र की मांग में अनिका सीमा रेखा नहीं खींच पाई थी। रोहित फिर उससे मिलने उसके स्कूल गया तो अनिका आज उसे देख मुस्कुरा दी। वह उसे समुद्र के किनारे ले गया। दोनों वहां बैठकर बातें करने लगे। तब बातों बातों में रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रख दिया तो वह सहम गई। रोहित ने अनिका से कहा, एक बात पूछूं?
शादी के बाद पति के साथ क्या हुआ था? क्या हर्षित का व्यवहार अच्छा नहीं था? अनिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। रोहित ने पूछा, उसका छूना तुम्हें बुरा क्यों लगता था? वह तुम्हारा पति था। अनिका ने कहा, पता नहीं। रोहित ने कहा, तुम मुझे अपना दोस्त समझो और अपने मन की सारी बातें मुझे बता दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी यह समस्या दूर हो जाए। देखो, मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं चाहता हूँ तुम खुश और सुखी रहो और अपने पति के पास वापस लौट जाओ। यह सुन अनिका ने नम आंखों से कहा, मुझे नहीं जाना उसके पास। वह इंसान जिसने मेरा अपमान किया हो और मुझे पागल बना दिया हो सबके सामने। रोहित ने पूछा, अपमान मतलब? मैं समझा नहीं। अनिका ने कहा, आप यह सब जानकर क्या करेंगे? जो मेरा अपना था कभी वह मेरा नहीं हुआ, तो आप इतनी दया मुझ पर क्यों दिखा रहे हैं? रोहित अनिका की बात को समझा नहीं, फिर बोला, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। अनिका ने कहा, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? रोहित ने कहा, यही कि तुम पागल नहीं हो। अनिका ने कहा, बहुत देर हो रही है, चलिए घर चलते हैं। पर सारे रास्ते रोहित के मन में अनिका की कही बात, जो मेरा अपना था कभी वह मेरा नहीं हुआ, ही चलती रही। उस शाम को रोहित फिर अनिका के पति हर्षित से मिलने गया। रोहित ने उसे समझाना चाहा, फिर से रिश्ता जोड़ने को कहा। इस पर वह हंस पड़ा और बोला, उस पागल को तो मैं कभी भी नहीं अपनाऊंगा। पता है, उसने मुझे कहा था कि मेरी शक्ल में उसे अपने पिता की शक्ल दिखाई देती है। बेवकूफ़ कहीं की, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। वैसे भी मेरी दूसरी शादी तय हो गई है। रोहित का आखिरी प्रयास भी असफल रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह रोहित की माँ, जो लड़की उसकी बुआ ने बताई थी, उससे शादी करने के पीछे पड़ गई। तब उसके मन में अनिका की छवि उभर आई। वह सोचने लगा, यदि मेरी शादी अनिका से हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? कितनी अच्छी है वह। बस उसके जीवन में एक ही समस्या है, पर उसमें भी उसका क्या दोष है? वह पति की सूरत में पिता को ही तो तलाश रही है। उसका बचपन अभी उसके मन में कहीं सोया हुआ है। सौतेली माँ ने जो उससे उसका पिता छीन लिया, और अब वह जवानी में उस छाया को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका स्वरूप ही बदल चुका है। अब दूसरे दिन रोहित को पूनम ने अपने घर आने को कहा। उस दिन वहां पूनम के पति अविनाश और दोनों बेटे बैठे थे। तभी कुछ देर बाद अनिका चाय लेकर आ गई। उस दिन ना जाने क्यों रोहित को अनिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। शायद उसके मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो उठा था। तभी पूनम ने रोहित से कहा, वह लड़की जो तू देखने गया था तुझे पसंद है ना? मैं सोच रही हूँ उन्हें खबर भिजवा दूँ। रोहित कुछ देर मौन रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बड़े ही धीमे से बोला, मैं कोई और लड़की पसंद कर चुका हूँ। पूनम ने पूछा, अच्छा कौन है वह? रोहित ने एकदम से कह दिया, आपकी सौतेली बेटी अनिका मुझे बेहद पसंद है। यह सुनते ही अविनाश कुर्सी पर से खड़ा हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पूनम ने कहा, यह पागल तुझे पसंद है? रोहित ने कहा, मैं इसे मनोचिकित्सक को दिखाकर लाया हूँ। पागल तो फूफा जी हैं, जिन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची से पिता का साया छीन लिया। कभी सोचा है आपने कि वह बच्ची पिता के प्रेम के लिए कितनी तड़पी होगी? उसके कोमल मन पर क्या असर हुआ होगा? बुआ जी से शादी करने के बाद आपने उस छोटी सी बच्ची की तरफ से मुंह ही मोड़ लिया और अब उसे पागल करार कर दिया। अचानक ही पूनम ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो। पर रोहित चुप नहीं हुआ। अनिका हैरान खड़ी रोहित को देखती रही। दोषी तो आप भी हैं बुआ, जिसने अपनी सौतेली बेटी को उसके पिता से दूर कर दिया। अविनाश सर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। रोहित ने कहा, मैं अनिका को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अपनी बात कहकर रोहित वहाँ से चला गया। उसके घर में जब इस बात का पता चला तो सबने बहुत विरोध किया। उसकी माँ ने कहा, दुनिया की कुंवारी लड़कियां मर गई है क्या, जो तुझे उस पागल तलाकशुदा से शादी करनी है? पर रोहित अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक सप्ताह बाद ही रोहित अनिका को साथ लेकर घर छोड़ दिया और अपना ट्रांसफर कंपनी से कहकर दूसरे शहर करवा लिया। उसके पास बस कुछ कपड़े ही थे। उसने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अनिका घर की सफाई में लग गई और रोहित बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आया। जैसे तैसे सोने और खाने की व्यवस्था कर ली। 2-3 दिन बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी भी कर ली। दोनों बिस्तर पर लेटे थे, एक किनारे पर रोहित और दूसरे किनारे पर अनिका। तब रोहित ने अनिका का हाथ थामकर कहा, अब जो भी है हमें सब आधा आधा बांटना है। सुख दुख, रोटी बिस्तर, सब कुछ। देखो, यह मैं तुम्हारे लिए नया गुड्डा गुड़िया लाया हूँ। रोहित को ऐसा लगा जैसे उसने अनिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कभी वह रोहित को देखती तो कभी गुड्डे गुड़िया को। उसे सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। रोहित ने कहा, मेरे पास आओ। अनिका,
तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। आओ मेरे पास आओ। तब अनिका उठकर बैठ गई और रोहित के करीब आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहित ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? यह सुनकर अनिका ने नजरें झुका ली। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया तो अनिका रोहित के सीने से लगकर रोने लगी। रोहित ने कहा, इस घर में अब सब कुछ तुम्हारा है। तुम यहाँ जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं होने दूंगा। बहुत सह लिया है तुमने, अब और नहीं। अब किसी को भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। उस रात रोते रोते अनिका रोहित की बाहों में सो गई। अगले दिन रोहित तैयार हुआ, ऑफिस जाने लगा तो अनिका ने उसे एक मुस्कान के साथ विदा किया। शाम को जब रोहित ऑफिस से घर लौटा तो अनिका ने जरूरी सामान की लिस्ट और पैसे देते हुए कहा, यह मेरी जमा पूंजी है, यह अब आपकी है। मैंने लिस्ट बना दी है, अभी आप यह सामान ले आओ। रोहित को वह रुपए लेने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। अनिका ने आगे बढ़कर वे रुपए रोहित की जेब में रख दिए। रोहित बाजार से वह सामान ले आया। उस दिन उनकी गृहस्थी की शुरुआत हो गई। अनिका ने बहुत ही कम समय में घर को जमा लिया। वह रोहित का बहुत ख्याल भी रखती थी, पर अब तक दोनों के तन नहीं मिल पाए थे। पर रोहित को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। रोहित सबको दिखा देना चाहता था कि सबने अनिका को कितना गलत समझा, खासकर हर्षित को, जिसने सिर्फ तन के सुख के अभाव में अनिका को छोड़ दिया। अनिका बचपन के सारे अनुभव रोहित को सुनाती। यह सब सुनकर उसे अपनी बुआ पर बहुत ही गुस्सा आता। मामा मामी ने उस पर कितने अत्याचार किए हैं, वह कई बार सुनाते सुनाते रो पड़ती थी। ऐसे में रोहित उसे बाहों में भरकर सांत्वना देता, उसका मनोबल बढ़ाता। अनिका ने कहा, मेरी माँ की मौत के बाद मैं अनाथ हो गई। पिता ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। यदि कभी मुझे कुछ हो गया तो क्या आप भी मेरे बच्चों से इसी तरह मुंह मोड़ लेंगे? अचानक ही अनिका का यह सवाल सुनकर रोहित हैरान हो गया। अनिका ने फिर से पूछा, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? रोहित ने कहा, यह सब मत सोचो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अनिका ने कहा, मैं भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती हूँ और उनका बुरा कभी नहीं चाहती, इसलिए कभी भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कभी माँ और पिताजी में दरार आए, इसलिए अपनी इच्छा को सदा दबाती रही। पर जब आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं फिर से जी उठी। रोहित ने कहा, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। एक दिन अचानक ही अनिका ने फिर रोहित से पूछा, आप भी कहीं मेरे पापा जैसे मुझसे मुंह तो नहीं मोड़ लेंगे? मुझसे कहीं आपका मन भर तो नहीं जाएगा? रोहित फिर हैरान सा था। अनिका ने कहा, मैं आपकी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पा रही हूँ। क्या करूँ? मुझे मेरे पिता के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। आप भी मुझे अपने पिता जैसे लगते हैं। मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती हूँ। क्या करूँ? रोहित ने अनिका का हाथ थामा तो बोला, अरे यह क्या, तुम्हें तो बुखार है, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। अनिका ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, आप बस मेरे पास ही बैठिए। रोहित बहुत देर तक उसके पास ही बैठा रहा। शादी को 2 महीने हो गए थे। रोहित यह जान गया था कि अनिका उसके जीवन का एक खास हिस्सा बन चुकी है। एक दिन अनिका ने कहा, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हूँ? रोहित ने कहा, नहीं, तुम पागल नहीं हो, और प्यार करके उसे शांत किया। उस रात रोहित ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका को उसके पिता का प्यार दिलवा कर ही रहूँगा। दूसरे दिन सुबह उसने अनिका के पिता को एक खत लिखा, जिसमें लिखा, अनिका बहुत बीमार है। रोहित ने सोचा, शायद यह झूठ बाप और बेटी को करीब ले आए, शायद बेटी का मोह एक बाप को यहाँ खींच ले आए। पर खत भेजे बहुत दिन हो गए, ना तो कोई जवाब आया और ना ही उसके पिता। रोहित ने फिर से एक और खत लिखा, पर अब भी कोई जवाब नहीं आया। उस दिन रोहित बहुत ही बेचैन सा था। सोचने लगा, कैसे बाप हैं, इतने मजबूर भी नहीं कि अपनी बेटी से चाहकर भी मिलने ना आए। क्यों वह इतने कठोर हैं? सुबह उठते ही स्टेशन पर जाकर बैठ गया। मन तो किया वह अनिका के पिता को खुद जाकर ले आए। टिकट भी ले लिया, पर ट्रेन में नहीं चढ़ा। भटक कर यहाँ वहाँ बहुत थक गया तो रात को घर लौट आया। अनिका ने पूछा, कहाँ चले गए थे? आज ऑफिस की छुट्टी थी क्या? सुबह से कुछ खाया भी नहीं आपने? रोहित को जैसे होश आया हो, पर वह चुप ही रहा। मुंह हाथ धोकर खाना खाया। उसे अनिका के पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात को रोहित अनिका के पास जाकर बैठ गया, पर उसने उसे देख मुंह फेर लिया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? यह सुन अनिका रोने लगी।
तो रोहित ने उसके माथे को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसके हाथ में एक कागज का फटा हुआ सा टुकड़ा था। अनिका ने कहा, आपने मेरे पिता को खत लिखा था, आप मुझे वापस भेजना चाहते हैं क्या? रोहित ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, और प्यार से उसे बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें वापस क्यों भेजूंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? रोहित ने सारी बातें साफ साफ उसे बता दी, जिसे सुन वह तड़प उठी। उसके बीमार होने की खबर सुनकर भी उसके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उस रात अनिका उसकी बाहों में समा गई। कब दोनों सब बातों को भूलकर एक हो गए, पता नहीं चला। उस रात दोनों ने पति पत्नी के सुख को महसूस किया। यह रोहित की जीत थी कि आज उसने अनिका के मन के साथ साथ उसके तन पर भी विजय पा ली थी। अनिका अपनी सारी कुंठाओं से मुक्त होकर रोहित की पत्नी बन गई थी। दोनों का जीवन उसके बाद खुशियों से भर गया था। एक दिन रोहित को पता चला वह पिता बनने वाला है। उसने अनिका से कहा, मुझे प्यारी सी बेटी चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। आज अनिका ने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया। खुशी से बोली, हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करेंगे, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। रोहित बहुत खुश था, उसे उसकी अनिका मिल गई थी। उसे अफसोस ज़रूर था कि उसे पिता का प्रेम ना दिलवा सका, पर उसने कभी भी अनिका को अपने पिता के प्रेम की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने पति, पिता और एक दोस्त सभी का प्रेम अपनी पत्नी अनिका पर लुटाया, जिसके लिए वह बचपन से जवानी तक तरसी थी।